नमस्कार, आप देख रहे देवभूमि समाचार में आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज। समारोह में सीएम धामी और महेंद्र भट्ट भी होंगे शामिल। भाजपा संसदीय दल की बोर्ड बैठक में लेंगे हिस्सा। उत्तराखंड में धामी का धमाल, 5 लोकसभा सीटों पर खिलाया कमल। धामी से पीछे रह गए यूपी के सीएम योगी। उत्तर प्रदेश में 36 सीटों पर ही सिमटी भाजपा। हरिद्वार लोकसभा सीट पर त्रिवेंद्र सिंह रावत की जीत। डोईवाला विधानसभा से टीएसआर को मिले सबसे ज्यादा वोट। जीत के साथ 3 साल का वनवास भी हुआ खत्म। और देहरादून में मलिन बस्तियों पर अतिक्रमण की कार्रवाई से प्रभावितों ने निकाला जुलूस। शहरी विकास मंत्री के आवास पर किया प्रदर्शन। पीड़ितों से नहीं मिले मंत्री, लोगों का फूटा गुस्सा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में मौजूद है। वहीं पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम धामी के साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी शामिल होंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि कल ही वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे और कल दिल्ली में भाजपा की संसदीय दल की बोर्ड बैठक होनी है, जिसमें वो हिस्सा भी लेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल के गठन के अवसर पर दिल्ली जा रहा हूँ। कल हमारी संसदीय बोर्ड की बैठक है, उसमें मेरा रहना होगा और हम सब सौभाग्यशाली हैं। देश भी सौभाग्यशाली है कि तीसरी बार लगातार 1962 के बाद पहली बार लगातार कोई प्रधानमंत्री और पूर्ण बहुमत के साथ शपथ ले रहे हों। ऐसे शपथ ग्रहण समारोह में जाने का सौभाग्य मुझको प्राप्त हो रहा है। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कमाल कर दिखाया। तीसरी बार भी प्रदेश में बीजेपी 5 सीटें जीतने में सफल रही है, तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस रेस में कुछ पीछे रह गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में धामी का धमाल, लोकसभा चुनाव में किया कमाल, लेकिन सीएम योगी रह गए पीछे। यूपी में बीजेपी का काम खराब। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस लोकसभा चुनाव में कमाल कर दिया। उनकी अध्यक्षता में लड़ा गया ये चुनाव सीएम धामी के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। उन्होंने 5 की 5 सीट पर बीजेपी को जीत दिलाते हुए साबित कर दिया कि उनकी लोकप्रियता यूं ही नहीं बढ़ रही। चुनाव प्रचार के दौरान पूरे प्रदेश में घूम घूम कर पार्टी प्रत्याशियों के लिए उन्होंने वोट की अपील की। हर सीट पर उन्होंने मजबूती के साथ चुनाव प्रचार किया, जिसका नतीजा रहा कि एक बार फिर से बीजेपी ने प्रदेश के 5 सीटों पर क्लीन स्वीप किया। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत, अल्मोड़ा से अजय टम्टा, नैनीताल से अजय भट्ट, टिहरी से राज्यलक्ष्मी शाह और पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने जीत दर्ज की। वहीं बीजेपी की इस बम्पर जीत का ताज सीएम धामी के सिर पहनाया जा रहा है। 5 सीट पर जीत की हैट्रिक लगाने में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अहम भूमिका निभाई है। चुनाव का ऐलान होने के पहले से लेकर प्रचार के आखिरी दिन तक सीएम धामी जनसभा, रोड शो और जनसंपर्क अभियान में जुटे रहे। उत्तराखंड में उन्होंने लगभग 109 से अधिक जनसभाएं की। इस लोकसभा चुनाव में उन्होंने जो पसीना बहाया, चुनाव परिणाम ने बता दिया कि वो व्यर्थ नहीं गया। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि बीजेपी को उत्तराखंड में जितनी खुशी मिली, उतनी ही मायूसी बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हाथ लगी है। उत्तराखंड में सीएम धामी का धमाल तो दिखा, लेकिन उत्तर प्रदेश में सीएम योगी पार्टी को जीत दिलाने में पीछे रह गए। 2019 में 62 सीटें पाने वाली बीजेपी इस बार महज 34 सीटों पर ही सिमट गई। बीजेपी को यूपी में बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। ये हाल तब है जब बीजेपी ने यूपी की 80 सीटों पर जीत का दावा किया था, क्योंकि राम मंदिर के सहारे बीजेपी इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आश्वस्त थी। लेकिन बीजेपी का लक्ष्य अधूरा रह गया और पार्टी को यूपी में बड़ा झटका लगा। दरअसल 2017 में यूपी में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका ग्राफ तेजी से बढ़ा। नतीजा रहा कि यूपी में बीजेपी को बैक टू बैक बम्पर जीत मिली। लेकिन इस लोकसभा चुनाव के परिणाम ने बीजेपी को मायूस कर दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश से ही अलग हुए उत्तराखंड में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि योगी आदित्यनाथ से आगे निकल गए हैं सीएम धामी।
वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट फैजाबाद लोकसभा सीट पर हुई बीजेपी की हार से काफी दुखी नजर आए हैं। फैजाबाद सीट पर आए नतीजों के बाद महेंद्र भट्ट ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने सनातनियों पर तंज कसते हुए ये पोस्ट लिखा है। अब अपनी इस पोस्ट को लेकर महेंद्र भट्ट ने कहा है कि राम भक्तों को सजा मिली है। नहीं, उसकी समीक्षा करेंगे और हम तो उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत अपेक्षाएं हमारी थी, क्या क्या उसके कारण है, जो जिस आधार की समीक्षा की मैं चर्चा वहाँ भी होगी। ठीक है कि अयोध्या का जो जनादेश है वो राम भक्तों को थोड़ा पीड़ा पहुँचा था, क्योंकि मैं आंदोलनकारी रहा हूँ। मैं राम जन्मभूमि आंदोलन 25 दिन की मैंने जेल काटी है, तो मेरा मन का भाव था, उसको मैंने व्यक्त किया। मैं मानता हूँ कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई, लाठी डंडे भांजे, उनको जनादेश मिला हो और राम भक्तों को वहाँ सजा मिली हो, इसका एक राम भक्त होने के नाते मन में पीड़ा है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने परचम लहराया। हरिद्वार से बीजेपी के प्रत्याशी रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत को अच्छे खासे वोट हासिल हुए, लेकिन विधानसभा वार वोटों में काफी अंतर देखने को मिला है। इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि किस विधानसभा में त्रिवेंद्र सिंह रावत आगे रहे और किस में पीछे रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की हरिद्वार लोकसभा सीट पर सभी की नजरें टिकी थी, क्योंकि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा कांटे का मुकाबला हरिद्वार सीट पर नजर आ रहा था। लेकिन उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़े अंतर के साथ हरिद्वार लोकसभा सीट पर जीत हासिल की। त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए ये चुनाव आसान नहीं था, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में हरिद्वार लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली 14 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के पास जहां 14 में से केवल 6 विधानसभा थी, तो वहीं कांग्रेस के पास 5 सीटें थी। लेकिन 14 विधानसभा सीटों में से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 8 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की, जिसमें खानपुर, रुड़की, रानीपुर, हरिद्वार ग्रामीण, ऋषिकेश, डोईवाला, धर्मपुर और हरिद्वार विधानसभा सीट है। वहीं कांग्रेस के खाते में झबरेड़ा, लक्सर, मंगलौर, पिरान, कलियर, ज्वालापुर और भगवानपुर विधानसभा सीट पर वीरेंद्र रावत की जीत हुई। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिन 8 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की, उनमें से कई विधानसभा सीटों पर जीत का अंतर बहुत ज्यादा रहा। विधानसभा वार आंकड़ों की बात करें तो खानपुर विधानसभा में बीजेपी के पास 46,252 वोट गए, तो वहीं कांग्रेस को मिले 36,755 वोट। उमेश कुमार को 16,184, बसपा को 4,225। भगवानपुर विधानसभा में कांग्रेस को 44,209, बीजेपी को 34,646, उमेश को 6,701, बसपा को 4,966। झबरेड़ा विधानसभा कांग्रेस को 35,896, बीजेपी को 31,632, उमेश को 12,269, बसपा को 5,286। मंगलौर विधानसभा में कांग्रेस को 44,101, बीजेपी को 21,100, बसपा को 5,507, उमेश को 4,816। लक्सर विधानसभा की बात करें तो यहां कांग्रेस को 33,407 वोट मिले, बीजेपी को 30,595, उमेश को 5,699, बसपा को 4,479। कलियर विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस को 49,179, बीजेपी को 30,989, उमेश को 7,890, बसपा को 3,831। रुड़की विधानसभा की बात करें तो बीजेपी को 37,035, कांग्रेस को 26,841, उमेश को 5,015, बसपा को 887। रानीपुर विधानसभा की बात करें तो बीजेपी को 62,739, कांग्रेस को 34,019, बसपा को 2,583, उमेश कुमार को 6,157। हरिद्वार ग्रामीण की बात करें तो बीजेपी को 47,326, कांग्रेस को 42,475, बसपा को 2,714, उमेश कुमार को 5,760। ज्वालापुर विधानसभा कांग्रेस को 42,979, बीजेपी को 33,369, बसपा को 4,484, उमेश कुमार को 6,129। हरिद्वार विधानसभा बीजेपी को 60,936, कांग्रेस को 18,988, उमेश कुमार को 3,525, बसपा को 1,134।
ऋषिकेश विधानसभा की बात करें तो बीजेपी को 67,383, कांग्रेस को 15,133। धर्मपुर की बात करें तो बीजेपी को 69,803, कांग्रेस को 38,292। डोईवाला सीट की बात करें तो बीजेपी के खाते में गए 74,693 वोट और वहीं कांग्रेस के खाते में गए 30,019 वोट। इन आंकड़ों से बखूबी समझ में आता है कि आखिर कहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत आगे बढ़ते नजर आए तो कहां पर पिछड़ते नजर आए। त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए जो विधानसभाएं वरदान बनकर साबित हुई हैं, उनमें से डोईवाला सबसे ऊपर है, जहां से वो विधायक भी रह चुके हैं। डोईवाला से उनका जीत का अंतर 79,561 है। कुल मिलाकर देखें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अब हरिद्वार की राजनीति में खुद को स्थापित कर दिया है। वहीं नैनीताल लोकसभा में हुई करारी हार के बाद कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने चुनावी नतीजों को स्वीकार करते हुए जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा है कि वो लोकतंत्र में जनता द्वारा लिए गए फैसले का सम्मान करते हैं। भविष्य में मजबूत रणनीति बनाकर जनता के बीच जाकर पार्टी को एक बार फिर से मजबूत करने का काम करेंगे। जनता का फैसला है, उसमें हम कोई कारण क्या बताएंगे। जनता के बीच जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि जनता को और क्या अपेक्षा हमसे हो सकती है। हम कोशिश करेंगे कि गोभी मटर प्याज के अलावा जो और हमारा विजन है, उस विजन को जनता तक पहुंचा सकें। संगठन की कमजोरी भी कुछ देखते हैं दोनों लोग? नहीं, मुझे कहीं संगठन की कमजोरी नहीं दिखती है, पर संगठन में मजबूत और करने की गुंजाइश है, जिसे हम करेंगे। राजधानी देहरादून में नदी किनारे बसे भवनों पर हो रही बुलडोजर कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है और इस बीच आशियाने उजाड़ने का डर दिल में लिए लोग शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से मिलने उनके आवास पर भी पहुंचे। मगर हैरानी की बात तो ये रही कि मंत्री जी ने उनकी ना तो बात सुनी और ना ही उनसे मिलना सही समझा। ये रिपोर्ट देखिए। पीड़ित लोग पहुंचे मंत्री जी के द्वार, बोले साहब हमारी भी सुन लो दरकार, बेघर हो रहा है हमारा परिवार। लेकिन मंत्री जी ने नहीं सुनी गुहार। ये हालात उस वक्त देखने को मिले जब आशियाने उजड़ने का डर दिल में लिए पीड़ित लोग शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के घर उनसे मिलने पहुंचे। मगर हैरानी की बात तो ये रही कि मंत्री जी ने उनकी बात सुनना तो दूर, उन पीड़ित लोगों से मिलना भी गवारा नहीं समझा। दरअसल राजधानी देहरादून में रिस्पना नदी किनारे बसी अवैध बस्तियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और इस बीच इस पूरी कार्रवाई का विरोध भी हो रहा है। और इसी विरोध के चलते आज बड़ी संख्या में राजनीतिक दल, सामाजिक संगठनों ने प्रभावितों के साथ मिलकर जुलूस निकाला और शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल के आवास पहुंचे। लेकिन हैरानी की बात तो ये रही कि मंत्री जी ने उन पीड़ित लोगों से मिलने के लिए इनकार कर दिया, जिसके बाद लोगों में नाराजगी देखने को मिली और जोरदार प्रदर्शन किया गया। और इस बीच मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें सरकार से मांग की गई कि बस्तियों को उजाड़ने से रोका जाए, किसी को बेघर न किया जाए और सभी बस्तियों के नियमितीकरण की मांग भी की गई है। देखिए, हम तो आज प्रेमचंद अग्रवाल जी से हमारे साथियों ने टाइम लिया था। थोड़ी भी उनको शर्म होती तो वो आज यहाँ रुकते, लोगों से बात करते, क्योंकि उनको जनता के लिए भेज रखा है। ये पैसा जो है जनता के काम के लिए खर्च हो रहा है। जो बंगले में बैठे हुए हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, पेट्रोल फूक रहे हैं, करोड़ों करोड़ रुपए उड़ा रहे हैं, वो जनता के काम के लिए वो भाग गए यहाँ से, जनता से मिले नहीं। प्रत्येक आदमी को जीने का अधिकार है। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको पहले लोगों के घर बनाने का अधिकार है, तोड़ने का अधिकार तोड़ने का नहीं है। तोड़ने के लिए नहीं बिठाया इनको। हमने उनसे यही कहा कि अगर वहाँ तोड़ना जरूरी है तो पहले आप लोगों को घर बसाइए और उसके बाद खाली करवाइए। तो पहली डिमांड ये है कि लोगों को पहले आप बसाओ। इस पूरे मामले में कांग्रेस भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम खूब कर रही है। कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि बस्तियों को उजाड़ने से पहले उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इन्हें बसाया और फिर मूलभूत सुविधाएं तक इन तक पहुंचाई है। अगर मलिन बस्तियों को उजाड़ना है तो सबसे पहले इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने वहाँ पर ये सब कृत्य किए हैं। उन पर कोई बात नहीं उठती है, तभी तो रुकेगी। आप पूछेंगे कि भाई आप बिजली का कनेक्शन कैसे दिया गया, आप पूछेंगे जब सरकार पूछेगी आपने जो है यहाँ पर आधार कार्ड कैसे बना दिया, आपने वोटर लिस्ट में नाम कैसे अंकित कर दिया, आपने जो है राशन कार्ड कैसे जारी कर दिया, आपने यहाँ पर जो है खड़ंजा कैसे बिछाने का काम किया है, आप कैसे आधार पर हाउस टैक्स ले रहे हैं, जब नगर निगम के लोगों से पूछा जाए। आपको बता दें कि साल 2016 के बाद रिस्पना नदी के किनारे बसी अवैध मलिन बस्तियों को हटाने के निर्देश एनजीटी के द्वारा दिए गए, जिसके बाद नगर निगम हरकत में आया और 27 मई से इन मकानों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू की गई। नगर निगम ने
54 जगहों पर अतिक्रमण हटाया। इस दौरान लोगों में जमकर नाराजगी देखने को मिली और विरोध प्रदर्शन भी किया। कई आपत्तियां भी दर्ज की गई, जिसके बाद अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई पर रोक लगाई गई। लेकिन अब कहा जा रहा है कि एक बार फिर से इस कार्रवाई को शुरू किया जाएगा। देखिए, हमारे जो करीब 20 स्ट्रक्चर्स बच गए थे जिनका परीक्षण किया गया था, उसमें से 10 को हटाया जाना प्रस्तावित है, जो बारीघाट और बॉडीघाट कॉलोनी में है। इसके लिए हमारे द्वारा, क्योंकि बीच में इलेक्शन की काउंटिंग में फोर्स इन्वॉल्व थी, तो हमारे द्वारा पुनः अभी फोर्स की मांग की गई है। जैसे ही फोर्स मिल जाती है, होपफुली कल हम इसमें कार्रवाई प्रारंभ कर देंगे। इसे विडंबना ही कहेंगे कि जब सियासी दलों को अपना वोट बैंक नजर आता है तो उन्हें न कोई अवैध बस्ती नजर आती और न ही कोई अवैध निर्माण। मतलब खत्म होते ही मलिन बस्तियों में रह रहे लोगों को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया जाता है। उनकी सुध लेने वाला न कोई मंत्री और न कोई अधिकारी दिखाई देता है। वहीं भारतीय युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर बंधक बनाए जाने का एक मामला सामने आया है और इस मामले को लेकर देहरादून के थाना रायवाला में भी मुकदमा दर्ज किया गया है और ये पूरा मामला जो है वो साइबर फ्रॉड से जुड़ा बताया जा रहा है। दरअसल गुजरात निवासी एजेंट ने उत्तराखंड और अन्य प्रदेश के 7 लोगों को आईटी सेक्टर में काम कराने के बहाने से बैंकॉक लेके गए। बैंकॉक के बाद उन युवाओं को अगवा कर लिया गया और म्यांमार में बंधक बना लिया गया। जानकारी मिली है कि वहां पहले से ही 200 से ज्यादा भारतीय लोगों को बंधक बनाया गया था, जहां उनसे साइबर फ्रॉड का काम करवाया जा रहा था। इस मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी संज्ञान लिया है, तो वहीं एसएसपी ने कहा है कि इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच की जा रही है। ये रायवाला में कुछ शिकायत आई थी कि वहाँ से कुछ यहाँ पर छात्र हैं, रायवाला के रहने वाले हैं और अन्य भी उत्तराखंड के 5-7 ऐसे लोग हैं, युवक हैं और साथ ही साथ विभिन्न प्रांतों से भी भारत के कुछ ऐसे लोग 60-70 लोग हैं जो बैंकॉक में वहाँ काम करते थे और फिर वो किसी के संपर्क में, गुजरात के किसी एजेंट के संपर्क में आए और इसके बाद फिर वो काम करने के लिए फिर से थाईलैंड गए वहाँ पर और बैंकॉक के माध्यम से फिर कहीं उनको जॉब के लिए म्यांमार बॉर्डर पर ले जाया गया। जैसा फिर तहरीर प्राप्त हुई थी, उनकी एक विधान गौतम है, उनकी जो सिस्टर के द्वारा एक तहरीर दी गई थी जिस पर मुकदमा भी रायवाला में पंजीकृत किया गया। चूंकि मामला एक संवेदनशील है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान लिया। इसमें जो इस तरह से अगर यहाँ के कुछ लोग युवक फंसे हुए हैं, साथ ही साथ अन्य प्रांतों के भी युवक फंसे हुए हैं, तो इसको लेते हुए संज्ञान लेने के बाद इसमें मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। वहीं हल्द्वानी में पेयजल किल्लत और बिजली की समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी ने खुद धरातल पर उतरकर व्यवस्थाओं को जांच किया है। आपको बता दें कि डीएम ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की है और उन्होंने ट्यूबवेल और पंप हाउस का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को बिजली और पानी की समस्याओं से निजात दिलाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने बिजली विभाग को भी निर्देशित किया है कि बिजली की चोरी को रोका जाए, साथ ही व्यवस्थित तरीके से रोस्टिंग कम करे जिससे बिजली की आपूर्ति जो है वो सही ढंग से हो सके। यहाँ हल्द्वानी शहर में बिजली पानी का जो क्राइसिस है वो कुछ हमारे एरियाज़ हैं जहाँ ज़्यादा दिक्कत है, जिसमें राजपुरा का वार्ड है जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है और लगातार वहाँ समस्या आ रही है। तो आज उनके दोनों जो पंप हाउस हैं उनका निरीक्षण हमने जल संस्थान का किया है और उसमें जो नई लाइनें हैं या उसका जो वॉल्व का सिस्टम बनाकर उसकी आपूर्ति को रेगुलेट किया जाना है, उसके संबंध में विभाग को निर्देशित किया है। साथ में आज बिजली की जो समस्या है उसके लिए हमने यहाँ यूपीसीएल का भी एक सबस्टेशन का निरीक्षण किया है। उधर लोहाघाट में शुद्ध पेयजल की मांग को लेकर नगरवासी 7 जून यानी कि कल जुलूस निकालेंगे। दरअसल स्थानीय लोगों का कहना है कि जल संस्थान दूषित पेयजल आपूर्ति कर रहा है और इस वजह से कई लोग संक्रमित बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं। लोगों का आरोप है कि दूषित पेयजल की वजह से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। बैठक में तय हुआ है कि आम जनमानस को साथ लेते हुए लोहाघाट के नगर को स्वच्छ पेयजल मिल सके, इसके लिए हम एक रणनीति के तहत सभी को साथ लेकर इस लोहाघाट के विकास की लड़ाई करेंगे। इसे तो माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी कि उनके द्वारा जो घोषणा की गई है वह घोषणा अमली जामा पहनाई जाए, उसको धरातल पे हम लोग ला सकें। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुँचाया गया है और आगे भी अन्य प्रयास भी हमारे तरफ से किए गए। देहरादून के सहसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत खुशहालपुर में नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने एक घर को अपना निशाना बनाया और तमंचे की नोक पर परिवार को बंधक बनाया गया और 70,000 रुपए के साथ ही एक स्कूटी लूटकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि चारों बदमाश क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर घर में घुसे थे। मौके पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद सीसीटीवी कैमरों की मदद से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है।
ये सहसपुर के खुशहालपुर गांव है। वहां पर देर रात्रि करीब 1:30 से 1:45 के बीच में 4 अज्ञात बदमाश लोग जो है शरीफ फुरकान है उनके घर में चले गए थे और वहां पर जो उनके परिवार के सदस्य हैं उनको ओवर पार करने के बाद गन पॉइंट पर उनके घर में रखे 70,000 रुपये कैश और 2 सोने की चेन और कुछ ज्वेलरी जो उनके पहनी हुई थी वो परिजनों से ले गए थे। चूँकि सूचना फिर देर रात्रि प्राप्त हुई, इसके लगातार फिर टीम ने पहुँच वहाँ जानकारी करी है और जाते में जो बताया गया कि बदमाश उनके यहाँ से जो कि स्कूटी थी वो भी लेके चले गए। तो चूँकि इस तरह से सनसनीखेज वारदात रात को अंजाम दी गई है, वो भी देहात क्षेत्र के गांव के अंदर, तो समझ जानकारी की जा रही है। इसमें अलग डेडिकेटेड टीम बना दी गई है जो इन बदमाशों की तलाश के लिए भेजी गई है। चूँकि प्रकरण में मुकदमा दर्ज अभी लूट में प्रारंभिक जो तहरीर आई है उस पर दर्ज कर लिया गया और बदमाशों की तलाश के लिए विभिन्न टीमें हमारे द्वारा इसमें डिप्यूट की गई है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज। समारोह में सीएम धामी और महेंद्र भट्ट भी होंगे शामिल। भाजपा संसदीय दल की बोर्ड बैठक में लेंगे हिस्सा। उत्तराखंड में धामी का धमाल, 5 लोकसभा सीटों पर खिलाया कमल। धामी से पीछे रह गए यूपी के सीएम योगी। उत्तर प्रदेश में 36 सीटों पर ही सिमटी भाजपा। हरिद्वार लोकसभा सीट पर त्रिवेंद्र सिंह रावत की जीत। डोईवाला विधानसभा से टीएसआर को मिले सबसे ज्यादा वोट। जीत के साथ 3 साल का वनवास भी हुआ खत्म। और देहरादून में मलिन बस्तियों पर अतिक्रमण की कार्रवाई से प्रभावितों ने निकाला जुलूस। शहरी विकास मंत्री के आवास पर किया प्रदर्शन। पीड़ितों से नहीं मिले मंत्री, लोगों का फूटा गुस्सा।